हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, बढ़िया। लगे हुए तैयारी में, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है। अ, आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के हम जो लास्ट बात कर रहे थे, तो सिलेबस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की थी, थोड़ी बात की थी किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या कुछ है। आपको किन किन चेंजेस का ध्यान रखना है, किस किस बात से सतर्क रहना है, किस बात के लिए बेहद सतर्क रहना है, इस पे बात कर रहे थे हम। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 जो कि 7 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था, उसका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। बाद में उसका फिजिकल हुआ, 19 में, 20 में इंटरव्यू हुए, 21 में हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो इस भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर के, इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस को लेकर के, इसके पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के, इसके परीक्षा प्रणाली को लेकर के मेरी क्या रणनीति रही, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। ये विषय कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये व्यक्तिगत नहीं है। हर विद्यार्थी जो भी, हर अभ्यर्थी जो भी सेलेक्ट होता है, तैयारी करता है, हर अपने हिसाब से कुछ चीज़ें तय करता है, रणनीति बनाता है। जाहिर है आप भी बना रहे होगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हम अपने तरीक़ों से चल रहे होते हैं तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, तो हो सकता है उसी रास्ते पर हम थोड़ा और कम प्रयास में, थोड़ा कम समय में ठीक से पहुंच पाए। क्योंकि आजकल बात है कि सिलेबस बहुत अच्छा खासा दे रखा है, कई सब्जेक्ट हैं एक साथ, और टाइम वही 4-5 महीने मिलता है हर परीक्षा को लेकर के। तो मैं आपसे 2-3 विषयों पर बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा के लिए मेरी क्या रणनीति रही, मैंने क्या तरीके अपनाए, और चूँकि जिस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम का सिलेबस महत्वपूर्ण है। जैसे कि हिंदी जो है, हिंदी व्याकरण जो है, उसका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूरा एक पेपर होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का 200 नंबर का एक पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, जाहिर 50% वेटेज हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा में एक पेपर पूरा लैंग्वेज का है, जो कि 100 नंबर का है और 150 क्वेश्चन का है, जिसमें से 75 क्वेश्चन और 50 नंबर हिंदी व्याकरण के हैं। हालांकि व्याकरण जो है ना, किसी भी भाषा का बहुत अलग नहीं होता है। व्याकरण आपस में जुड़े होते हैं, चाहे आप संस्कृत की बात करो, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे हिंदी की बात करो, ठीक है। एक बार आपने अगर टेक्निक पकड़ी, आपने अगर संज्ञा, नाउन, ये टॉपिक पकड़ना शुरू किया, तो आप बहुत ठीक से इस बात को समझ पाओगे। जैसे मैं आपको एक लाइन में बोल के बताऊं कि इंग्लिश में नाउन को बोलते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी शब्द को हम जो नाम दे देते हैं वो संज्ञा है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम ही तो संज्ञा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भाव का नाम दे दिया, भाववाचक संज्ञा। किसी ग्रुप का नाम दे दिया, या किसी जाति का नाम दे दिया, या किसी समूह का नाम दे दिया, जातिवाचक संज्ञा। और किसी व्यक्ति, स्थान आदि का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल सा है। यही पैटर्न होता है व्याकरण का, सेम पैटर्न होता है लगभग। बस उसके शब्दों के बनने, जोड़ने का, वाक्यों का, वाक्यांशों का, सहायक क्रिया का, मुख्य क्रिया का, कर्ता का, उसके फॉर्म का, जैसे इंग्लिश में चलते हैं, इन सब चीज़ों का क्रम अलग अलग होता है। तो हम हिंदी पे बात करेंगे। तो मैं आज आपसे मेरी जो इस परीक्षा को लेकर के स्ट्रेटजी है उस पर बात करता हूँ। देखिए, ऐसा ही एग्ज़ाम 2018, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस भर्ती परीक्षा में 2 पेपर हैं, ठीक है। इसके चरण पहली बात तो 3 हैं। मैं चरण को 3 नाम देता हूँ। इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम के लिए थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, तो इस पर हम थोड़ी सी में चर्चा करेंगे। और ये है सी, ठीक है। पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में 2 भाग हैं, 2 पेपर हैं, 1 और 2। ये जो 1 नंबर पेपर है पूरा हिंदी व्याकरण का है।
और ये 2 नंबर इसको जीएस बोल सकते हैं, जनरल स्टडी, ठीक है, जिसको आप जीके बोलते हो, जनरल नॉलेज। कई बार ये बी जो हिस्सा है वो है शारीरिक परीक्षा, यानी कि फिजिकल जो बोलते हैं आप, ठीक है। और ये है साक्षात्कार, ठीक है। ये भी जैसे 100 क्वेश्चन 200 मार्क, ठीक, ये भी ऐसे ही वही 200 मार्क्स का है 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये चरणबद्ध है। पहले ये चरण हमें पार करना होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी, एक पेपर पूरा हिंदी व्याकरण का पहला, दूसरा जीके का। इसका कुछ कुछ क्वालिफाइंग नंबर हम लेके आएंगे और जो मेरिट बनेगी लगभग 15 गुने पास करते हैं। फिजिकल के लिए फिजिकल कॉल होगा, फिर उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें जैसे 100 मीटर रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है थोड़ा सा, और चिन अप, 3 चीज़ें होती हैं। वो चूँकि आपके काम करनी है इसलिए मैं सीमित बात करके इस पर आगे बढ़ूंगा। उसमें 100 नंबर का ये फिजिकल होता है, ठीक है, लेकिन एक केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, क्लियर। और ये 50 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है। यहाँ इन दोनों का नंबर जोड़ करके इंटरव्यू कॉल होता है, और फिर इंटरव्यू कॉल होने के बाद इसके नंबर माइनस कर दिए जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं, केवल इसके नंबर रहते हैं। लिखित परीक्षा के और साक्षात्कार के नंबर जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आपका चयन होता है, ठीक है। ये तो मोटी सी बात थी कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया का क्या क्या चरण है, क्या क्या पैटर्न है। अब मैं आपसे जो हमारे सबसे काम की बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो चरण है वो ये है ये लिखित परीक्षा 200 नंबर, क्योंकि अगर यहाँ अच्छा नहीं है तो वहाँ तक जाने का कोई चांस ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और वहाँ जैसे इसका तो केवल क्वालिफाइंग नंबर है, तो केवल पासिंग मार्क्स है, पास आप हो गए, 50 नंबर आपके आगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ नंबर लाना टेढ़ी खीर है। यहाँ कई पैटर्न पे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों को बहुत मजबूती से तैयार कर लेते हैं, तब जाके हमारी संभावना बनती है कि इंटरव्यू में हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कई क्राइटेरिया हैं, एनसीसी कैडेट है उसके अलग नंबर हैं, कोई पहले किसी सर्विस में उसका अपना अलग क्राइटेरिया है, एक कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होता तो उसका RSCIT, उसके अलग नंबर थे, 35 नंबर फिर इंटरव्यू में से मिलते थे, 40 नंबर इंटरव्यू में से मिलते थे, ऐसे करके ये था। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये लिखित परीक्षा, ये हमारे हाथ में है, ठीक है, ये हमारे हाथ में है और बहुत ठीक से हाथ में है। देखो जैसे ही 2016 में, मैं मेरा सीधा बात बताता हूँ, 2016 में जैसे विज्ञापन आया था, उस समय में मैं किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो केवल फॉर्म भर के इसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे लिए कुछ और प्राथमिकता थी, मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, 2018 में वापस से रिवाइज विज्ञापन आया, थोड़े पद बढ़े, ठीक है। उसके बाद 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, और उससे थोड़ा ठीक पहले 5 अगस्त को प्री पेपर हुआ था RS का, ठीक है। मैं आपको ये दोनों बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 5 अगस्त RS प्री और 7 अक्टूबर ऐसा ही एग्जाम, ठीक है। ठीक 2 महीने का अंतर है, 2 महीने का गैप है। ये बात मैंने जानबूझ के लिखी है आपके लिए, बहुत काम की है। एक्चुअली क्या है, ये जो सिलेबस है ना आपका जीके वाला 200 नंबर का 100 क्वेश्चन का, ये पूरा का पूरा सिलेबस RS प्री का सिलेबस है, ठीक है। RS प्री का सिलेबस है, और ये अगर आपने ठीक से RS प्री के लेवल पर जाके तैयार कर लिया तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपका अच्छे नंबर आने की बहुत बहुत संभावना है। इसमें क्या क्या है उसको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, और ये कहाँ किस तरह से महत्वपूर्ण है उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ये एग्जाम दिया था, उसके बाद ये एग्जाम हुआ, 2 महीने का गैप मिला था, इसमें केवल मैंने हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया। GS वाला पोर्सन यहाँ ज़्यादा, यहाँ पहले ही तैयार कर लिया था ठीक से। हिंदी के लिए भी और मैं भी चीज़ें पढ़ रहा था, एक एक पे अपन ठीक से चर्चा करते हैं, ताकि आपकी बात, आपके काम की बात हम कर पाएँ, ठीक है।
जैसा कि मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी आपसे कि किसी भी परीक्षा का जो सिलेबस है, किसी भी परीक्षा का जो सिलेबस है, वो उस परीक्षा की सिलेबस के माध्यम से अभ्यर्थियों से मांग है कि हमें इस बात की, इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें अभ्यर्थी को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए। इन चीज़ों की डायरेक्ट नीड है, पब्लिक डीलिंग की जॉब है, ठीक है, सिविल सर्विस का हिस्सा है, तो जाहिर है कि लैंग्वेज में बंदा ठीक होना चाहिए। और चूँकि हम हिंदी प्रांत से हैं, राजस्थान हिंदी जो खंड है भारत का, हिंदी वाला भाग है, उसमें से आता है, तो हमारे यहाँ इस लैंग्वेज का चलन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका एक पूरा पेपर रखा गया है। अब मैं आपसे एक एक चीज़ पर चर्चा करता हूँ बारीकी से। जैसे देखो, जीएस वाला जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहला पार्ट आपको मैं दूसरे नए, थोड़ा सा नए तरीके से चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा अलग लगे। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। पहली बात, मैथ और रीजनिंग के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अगर ठीक से इनको तैयार करके जाओ तो इनकी एक्यूरेसी 100% हो सकती है। आई रिपीट कि आप अगर इन चीज़ों को बहुत ठीक से, चूँकि हर सब्जेक्ट का अपना नेचर होता है, हर सब्जेक्ट में आप बहुत 100% स्कोर नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग आपने ठीक से समझ लिया तो बहुत सरल तरीके से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिखा है। इस वाले सिलेबस का ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला हिस्सा है। मेरा ये स्ट्रॉन्ग भी था और इस पर मैंने फोकस भी ज़्यादा किया था ताकि पूरे नंबर आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे। इसके भी लगभग 12 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थव्यवस्था है, केवल यानी कि उस विषय को, उस विषय के अध्ययन को किसी देश की व्यवस्था से जब जोड़ दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वे, ये जो है इन दोनों से मिलकर के इतने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 12। और ये भी ऐसा टॉपिक है, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें भी आप पूरे नंबर ला सकते हो। फिक्स है, बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, लिमिटेड सी चीज़ें, पूरे के पूरे मैकेनिज्म बहुत अच्छा है इनका, आप पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तीसरी बात आती है पॉलिटी, जो आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इसको सब विद्यार्थी बड़े जोर से तैयार करके जाते हैं लेकिन नंबर पूरे नहीं ला पाते, ठीक है। पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और पॉलिटी का करंट मिला करके वही 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं लगभग। ये ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ने में रुचिकर है, आपको लगेगा कि मैंने तैयार कर लिया, लेकिन क्वेश्चन इसके थोड़े से ऊट पटांग आते हैं। ऊट पटांग इस सेंस में कि हम तैयार कुछ चीज़ों को करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट को। राजस्थान में, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देखा है, कि व्यक्ति विशेष पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि फलां राज्यपाल के समय में ये 3 घटनाएं हुई थी क्या, फलां राष्ट्रपति के समय में इन चारों में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। वो थोड़ा सा बारीक अध्ययन हो जाता है, लेकिन मूल जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटी के ठीक होते हैं और हर विद्यार्थी के लिए थोड़े से रुचिकर होते हैं, क्योंकि हमारे मतलब आसपास जो भी घटनाएं हो रही होती हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। अब एक और आता है ज्योग्राफी। बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, फिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि जैसे आपने देखा होगा खासकर राजस्थान का ज्योग्राफी जो, उसमें खनिज वगैरह और ये जो है ना, वो नए 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 ऐसे खोजते रहते हैं, और उनके नाम में, उनके मिक्सअप में 4 ऑप्शन दे देंगे, उनको क्लोज करने में थोड़ा कई बार दिक्कत आता है। इसके भी 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, ये सारा इसी में सब्जेक्ट में मैं पूरी बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, A एंड
सी आर्ट एंड कल्चर, ये थोड़ा अलग हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है खासकर राजस्थान के लिए। तो इसमें 10 से 13 तक क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये थोड़ा सा वृहद सिलेबस है। ये जितने मैंने अब तक लिखे उनमें सबसे ज़्यादा सिलेबस ये वाला है, हिस्ट्री वाला। और इसमें आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप पूरे नंबर लाने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है। तो ये अब आपको पकड़ना है कि किस सब्जेक्ट, जैसे मैं पूरे सब्जेक्ट एक बार लिख दूंगा, किस सब्जेक्ट का कैसा नेचर है और वहां से कितने क्वेश्चन हम ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट में हम थोड़े ठीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अब एक बचा है साइंस एंड टेक्स, ठीक है, खासकर बायो के। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बायो के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं, वो 10 से 12 के आसपास। वेटेज लगभग यही रहता है हर सब्जेक्ट का, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बायो के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं सब इंस्पेक्टर में, बहुत ही अच्छे, और वेटेज भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है, वेटेज भी ठीक रहता है बायो का। जैसे साइंस के भी 3 हिस्से हैं मोटे तौर पर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो बायो के क्वेश्चन ठीक आते हैं और आप उसमें ठीक नंबर ला सकते हो। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स वही घुमा फिरा के 10 से 15 क्वेश्चन। घुमा फिरा के का मतलब ये है कि या तो किसी सब्जेक्ट से जोड़ करके या फिर थोड़ा सा अलग कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप इनकी अपर लिमिट अगर चेक करोगे तो लगभग ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। जैसे आपके क्रम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस टेक, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये वेटेज रहता है। और इस पेपर में जैसे मैं हमारे बैच में भी बात करूं तो 70 या 72 क्वेश्चन ये हाईएस्ट स्कोर था लगभग। इससे ज़्यादा नंबर लगभग नहीं आते हैं इस सिलेबस में, ठीक है, इस पूरे सिलेबस में इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न या क्रम या नेचर ऐसा है, थोड़ा थोड़ा अलग है। अब बात आती है, मैं आप सबका ध्यान एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज का, उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और वो ये है हिंदी व्याकरण, ठीक है। मैं एक शब्द वापस से रिपीट करता हूँ, सिलेबस वो मांग है उस आयोग का, उस ग्रुप का, वो जो भी मतलब इकाई है जो परीक्षा करा रही है आपकी, जिसके माध्यम से वो चाह रहा है कि हमें ये बना के दे दो, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को देखा, चूंकि आरएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, 16 और 18 का मेंस दिया हुआ था, तो ये चीज़ें यहाँ से तैयार हो रही थी। ये सिलेबस थोड़ा सा अलग था और बहुत वेटेज वाला था। हिंदी व्याकरण सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयन का आधार है। हिंदी व्याकरण सब इंस्पेक्टर एग्जाम में चयन का आधार है। 200 नंबर का पेपर है, 200 में से 200 भी आ सकते हैं और आए हैं। 21 वाले एग्जाम में तो कई बच्चों के आए हैं, 18 वाले में भी 2-3 लोगों के 95 प्लस स्कोर था क्वेश्चंस, मतलब 95 प्लस क्वेश्चंस यानी कि 190 मार्क्स, 190 नंबर। बात बस ये है कि उस सिलेबस को बहुत गहराई से पढ़ना है। मैं बार बार आप सब विद्यार्थियों से यही बात कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे आपकी चयन प्रक्रिया में, आपके पढ़ने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलेबस को बहुत बारीकी से और बहुत विश्लेषण के साथ देखना। जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली नाम से एक टॉपिक है, सब इंस्पेक्टर में भी है और एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी है। वो एक ऐसा टॉपिक है, वो फ्री के नंबर है, वो फ्री के नंबर है, थोड़ा सचेत होकर अगर उसको देख लें तो, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग उसमें फिक्स हैं। आपको 500 शब्द में दे दूं और उन 500 शब्दों में से आपके 10 क्वेश्चन बन जाए तो कितना सरल नहीं है। और वो 500 शब्द वो हैं जो रेगुलर तरीके से ऑफिसेज में, सरकारी कार्यालयों में, प्रशासन में और न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, हमारे बीच, आपके बीच बहुत धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रहे हैं। बस बात यह है कि हमें सचेत रहना है कि उस शब्द का एग्जैक्ट वही अर्थ पकड़ना है। थोड़ा सा घुमा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो
पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसा टॉपिक है जैसे उस समय हमारे ज़्यादातर साथी भी, मैं भी इस टॉपिक पर कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं गए थे। हम थोड़े थोड़े से 101 शब्द पढ़ के गए थे, लग रहा था इसमें से आ जाएगा। उसमें से आया तो सही, लेकिन आधा ही पेपर आया। आधा वो था जिसको हम सामान्य, वो तो गनीमत है कि भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते थे, जो क्वेश्चन बन गए उनमें से। वरना केवल लापरवाही की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, केवल लापरवाही की वजह से, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं है वो। एक तो ये कि टच किए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है ना, वो पूरे के पूरे नंबर लाने वाला टॉपिक है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मेरी था, जिसका मुझे लाभ मिला। ठीक है, एक बात इस पेपर को लेकर, इधर इस सेक्शन में हिंदी व्याकरण का कंप्लीट सिलेबस बहुत बारीकी से देखना, बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करना, और उसके आधार पर फिर अपनी तैयारी की रणनीति बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना, सबसे पहली बात। अब जैसे कि सिलेबस को देखा तो कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे थे जब से हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू किया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, ये जो टॉपिक हैं, युग्म शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जिनको बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब। अब जो इस सिलेबस में कुछ टॉपिक मुझे जो थोड़े से अलग लगे, जो पहली बार ही सुने थे, सच में पहली बार सुने थे, उस समय ठीक से एग्जैक्ट व्याकरण के टॉपिक के रूप में वो पहली बार सामने आए थे। हालांकि हम उनको कुछ न कुछ दूसरे रूप में पढ़ रहे थे, जैसे वाच्य है, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य है ना, ये, और ऐसे ही कुछ और, वृत्ति है, ये ऐसे टॉपिक थे जो पहली बार देखे थे। तो जाहिर है कि पहली बार देखे थे, पहली बार सिलेबस में मेंशन हुए थे, तो इनसे क्वेश्चन भी सरल आने थे। सीधे आयोग कभी भी किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं देता है। तो कुछ चर्चित टॉपिक थे, उन पे ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे, कुछ नए टॉपिक थे, उनको हमें तैयार करना था नए सिरे से, ये देखा। फिर हमने क्या किया कि इस रास्ते पर चले हुए पहले कुछ लोग, जैसे 2010 बैच के हमसे पहले और 2014 बैच के कुछ सब इंस्पेक्टर जो सेलेक्टेड थे उनसे, और कुछ जो लोग पहले तैयारी किए थे, बाई चांस सफल नहीं हो पाए थे, वापस तैयार करे थे, उनसे थोड़ी सी बात की कि क्या मांग है इस पेपर की, कैसा पैटर्न रहता है, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा निर्देशित किया, मार्गदर्शित किया, और थोड़ी सहयोग किया थोड़ा सा। ठीक है, ये सब करने के बाद उनके सबके अनुभव, जो सेलेक्टेड थे उनके भी, जो सिलेक्शन नहीं हुआ था उनके भी, एक सीधी सी बात सामने आई थी, बिल्कुल सीधी सी बात। हमने पूछा कि क्या तरीका है जिससे हम पक्का सफल हो जाएं, एक ही बार में पास करना है पेपर, ज़्यादा बार पेपर देना नहीं चाहते। उन्होंने एकमात्र बात बताई कि बहुत सतर्क होकर बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करनी है। एकमात्र बात, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सतर्क होके, एक वर्ड मैंने यूज़ किया कि सतर्क होके, कॉन्शियस होके, थोड़ा सा आंखें खुली रख के। ठीक है, मेहनत बहुत लोग करते हैं, मेहनत का तरीका कई बार कुछ का अलग होता है। स्मार्ट स्टडी इसी बात को बोलते हैं। एक शब्द पिछले 7-8 साल में आपने बहुत चर्चा में देखा होगा, सुना होगा, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट अध्ययन का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, लेकिन बहुत बारीक एफर्ट लगाने हैं, बहुत क्लियर, बहुत शार्प तरीके से तैयारी करनी है। टाइम कम है, मैनेजमेंट करना है चीज़ों का, सिलेबस देखना है, किसका कितना वेटेज है ये देखना है, किसका पैटर्न कैसा है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अध्ययन करना है। फिर तैयारी शुरू करनी है, फिर टॉपिक वाइज अध्ययन शुरू करना है। ठीक है, फिर जैसे ही इस पूरे उनका थोड़ा सा अनुभव देखा, सिलेबस देखा, फिर थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखा कि किन टॉपिक में मैं कैसा हूँ, और मेरे को किन चीज़ों में और ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, किन टॉपिक में कम पढ़ के भी काम चल जाएगा। ये व्यक्तिगत होता है बात। ठीक है, मैं अगर ठीक हूँ पहले से व्याकरण में, तो जाहिर है मुझे थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पहले की चीज़ें कलेक्टर है, वो बात है, आपको भी तो उस लेवल पर आना पड़ेगा ना। मैं ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आके वहाँ पहुँच गया हूँ। 2010 में 2009 में 11वीं क्लास में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया मैंने। ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास में हिंदी लिटरेचर पढ़ा,
पूरे बीए में 3 साल पढ़ा, बीएड में 1 साल पढ़ा, एमए में 2 साल पढ़ा, उसके बाद पीएचडी भी की। तो इस पूरे अध्ययन काल में मैंने काफ़ी हिंदी व्याकरण पढ़ी, तब जाके मैं थोड़ा स्ट्रांग था। अब जाहिर है कि आपको अगर उस लेवल पे आना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और साथियों को भी करनी पड़ी। जैसे सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी लोग चर्चा करते थे एकेडमी में पहुंच के कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो बात करते। तो मेरा उन सबसे थोड़ा एक अनुभव ये रहा कि मैंने साहित्य के रूप में हिंदी व्याकरण को बहुत पढ़ा था। अब कुछ विद्यार्थी हो सकता है थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक कम रखें, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई होगी कि साहित्य और व्याकरण का क्या संबंध है। साहित्य और व्याकरण एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। किसी भाषा का व्याकरण उसके शब्दों की बनावट या बनावट हो गया, और उसका उसमें लिखा हुआ लिटरेचर उसका साहित्य हो गया। कोई कविता है, मान लो मैं कोई कविता पढ़ रहा हूँ, तो मान लो उस कविता के 2 पेज हैं, तो जाहिर है उस 2 पेज में कुछ तत्सम शब्द लिखे होंगे, कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे होंगे, एक शब्द में कोई बात कह के निकलना चाह रहा होगा लेखक है कवि, कुछ शब्द तोड़ के जोड़ के संधि बना रखी होगी। जैसे मैं एक रश्मिरथी नाम से एक कविता है, खंड काव्य है, उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ आपको, उससे जोड़ के बताता हूँ कैसे। कि उसके तीसरे सर्ग में एक पद है कि उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। तो उदयाचल, उदय प्लस अचल हुई ना दीर्घ संधि, मेरा दीप्ति भाल, भाल मस्तक, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। हर एक शब्द में व्याकरण है, ढूंढना आना चाहिए। भुज परिधि, परिधि बंद को घेरे है, भुज, मैनाक, देखो क्या पर्यायवाची शब्दों में, मेरु पग मेरे है, मेरु पर्वत। सब एक एक जो शब्द है ना, उस हर शब्द का व्याकरणिक अर्थ है। कहीं वो विलोम शब्द के रूप में मिलेगा, कहीं पर्यायवाची के रूप में मिलेगा, कहीं संधि के रूप में मिलेगा, और कहीं उपसर्ग प्रत्यय के रूप में मिलेगा। बस हमें उसको छांटना आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने साहित्य से व्याकरण निकाला और धीरे धीरे वो तैयार किया। अब जब ये सब चीज़ें चर्चा हो गई, उसके बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या किया, सबसे पहले तो हिंदी व्याकरण के सबसे बेसिक किताब जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना इस नाम से आती है, आजकल वो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध इस नाम से आ रही है, उस किताब को लेके आया और उसका अध्ययन लगभग 1.5 वीक में मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से 2 या 3 बार किया। तो मेरे बात समझ में आ गई कि हिंदी व्याकरण में जितने भी लगभग नियम है, सब टॉपिक के जितने टॉपिक हैं उनके लगभग नियम तो एक किताब से फॉलो हो रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और वो ऑथेंटिक किताब थी, किसी ऑथेंटिक आदमी ने मुझे बात बताई थी, जो कि अच्छे शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिला था यूजी पीजी के दौरान, तो उन्होंने बताया कि ये सबसे ऑथेंटिक किताब है। तो हिंदी व्याकरण के जितने टॉपिक सिलेबस में मेंशन थे और जितने उस किताब में दे रखे, पूरा सिलेबस उसमें कवर नहीं हो रहा, 7-8 टॉपिक छोटे छोटे जो थे लास्ट के वो उसमें नहीं थे, लेकिन जितने थे उनका नियम सब एक किताब से फॉलो हो रहे थे और बड़े अच्छे से हो रहे थे, बड़ी ऑथेंटिक किताब थी। ठीक है, वो कलेक्शन किया उनका, पहले वो पढ़ी। उसके बाद डॉक्टर राघव प्रकाश सर के नाम से एक जो सामान्य हिंदी व्याकरण नाम से एक आती है गाइड, उसको देखा और बहुत जल्दी मैं इस बात को भांप गया कि ये किताब मेरे उदाहरणों के लिए बहुत काम आने वाली है। व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, नियम फॉलो एक किताब से एनसीईआरटी से, और उदाहरणों के लिए मैंने उस किताब को फॉलो किया। ठीक है, उसके बाद एक और ऑथेंटिक किताब है कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, उसको मैंने एमए के विद्यार्थी अध्ययन के दौरान उस किताब को थोड़ा थोड़ा देखा था, पढ़ा था। इस सिलेबस से जब मैच करके देखा तो 6-7 टॉपिक में उससे बड़ी अच्छी मदद मिली। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु, ऑथेंटिक किताबों के नाम बता रहा हूँ मैं, जितने भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर एक हरदेव बहारी की शुद्ध हिंदी व्याकरण नाम से एक छोटा सा बुकलेट है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब उसका साइज ही इतना है, मेरे हाथ के बराबर उसका साइज है उस बुकलेट का, इतना बड़ा बस। ठीक है, उसमें क्या कर रखा है, उसमें व्याकरण के जिन जिन टॉपिक में हम कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ करते हैं या गलतियाँ करते हैं, किन किन कारणों से करते हैं, उन पर बड़ा फोकस कर रखा है। बहुत अच्छा, बहुत बारीक फोकस कर रखा है। उस छोटे से बुकलेट को मैंने साथ में सहायक सामग्री के रूप में काम में लिया। ठीक है, उसके अलावा एक गाइड काम में ली, ताकि उस पूरे सिलेबस पे कुछ कुछ बातें हैं, हो सकता है ऐसी जो सिलेबस का विश्लेषण करने में मैं कमी छूट जाए, मुझसे मैं कमी छोड़ दूं, तो उसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी गाइड थी, उसको काम में लिया, केवल सिलेबस को समझने के लिए, सिलेबस का विस्तार के लिए, सिलेबस के विश्लेषण के लिए।
कि क्या क्या और सब टॉपिक इसमें से बन रहे हैं, उनको मैं उनके लिए भी अध्ययन सामग्री ठीक जगह से ऑथेंटिक तरीके से जुटा पाऊँ। ठीक है, ये काम में लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने की थी, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि चर्चा होती है बाद में, सिलेक्शन के बाद में, तैयारी के दौरान भी, तो ये बात मेरे सामने आती है कि व्याकरण में हिंदी व्याकरण के टॉपिक को समझने के लिए, हिंदी व्याकरण के शब्दों के अर्थों को समझने के लिए हम एक भूल करते हैं, वो है शब्दकोश का प्रयोग न करना। हमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि हिंदी व्याकरण के भी, यानी कि हिंदी में भी डिक्शनरी होती है। कि हम इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ते आए, ऑक्सफोर्ड की आती है सबसे बढ़िया, है ना, इंग्लिश डिक्शनरी और इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की आती है इंग्लिश के लिए, बस ये सुनते आए। लेकिन मैंने, चूँकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो हिंदी साहित्य और व्याकरण से थोड़ा जुड़ा हुआ था, तो इस विषय में मुझे थोड़ी सी मदद मिली कि हिंदी के शब्दकोश देखने की आदत मुझे 9वीं 10वीं क्लास से थोड़ी थोड़ी पड़ गई थी, और उस बात का बहुत 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 बड़ा फायदा मुझे उस परीक्षा के दौरान मिला। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ शब्दों के बहुत सीमित अर्थ हमें एक जगह देखने को मिलते हैं, किसी भी गाइड में आप पकड़ लो या किसी भी किताब में आप पकड़ लो, एक अर्थ दे रखा होता है ज़्यादातर। लेकिन परीक्षा और परीक्षा आयोग जो है वो थोड़ा सा आगे जाके काम कर रहा है। हमें उस लेवल पर अगर पहुंचना है तो हमें हर शब्द का, जिसको हम व्यवहार में काम में ले रहे हैं, उसके ठीक ठाक 3-4 अर्थ, रेफरेंस, संदर्भ के अर्थ जो है वो हमें पता होने चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने 3-4 शब्दकोश में काम में लिए। सबसे पहला था समांतर कोश का हिंदी थिसारस नाम से शब्दकोश। वो 2 भागों में आता है, एक भाग में शब्द दिए होते हैं, उसके कुछ अर्थ दिए होते हैं, और वहीं के वहीं उसका रेफरेंस दे रखा होता है। जैसे मान लो एक शब्द दे रखा है तो उसका रेफरेंस दिया होगा 689.12, तो अगली बुकलेट में, दूसरी बुकलेट में 689 के 12 नंबर पॉइंट में उसका विस्तार दे रखा होता है, उसके अर्थों का और ज़्यादा, जितने भी अर्थ बनते हैं। तो जाहिर है कि एक बार अगर आप उस शब्द को पढ़ोगे और जाके उसके 7-8 अर्थ देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रह जाएगी। मैं ठीक ठाक देखता था, और जिस शब्द को मैं जिस किताब में देख रहा होता था, वहीं के वहीं उसके वो 2-3-4 अर्थ जो काम के बहुत ज़्यादा लगे मुझे, उनको लिख देता था। मेरी किताब पूरी एकदम रची हुई लगती थी, चाहे वो NCERT वाली हो, चाहे और एक दो जो जिनके मैंने नाम लिए, मैं पूरी एकदम वहीं के वहीं उसमें जो भी काटा फांसी मेरे हिसाब से करना था करता रहता था, क्योंकि मुझे पढ़नी थी, किसी को दे दी तो थी नहीं, उसका वो तो करना नहीं, सीनरी तो बनानी नहीं है। तो ये बात जो है वो बहुत अलग थी और बहुत स्ट्रांग थी। इससे क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई मेरे लिए। समांतर कोश का एक शब्दकोश जो मैं बता रहा हूँ वो, उसके अलावा एक राजपाल प्रकाशन की का भी शब्दकोश था, वो मैंने काफ़ी पढ़ा, उसके रेफरेंसेस काफ़ी लिए। एक और शब्दकोश आता है वामन शिवराव आप्टे का संस्कृत हिंदी कोश, जो संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ बताने के लिए लगभग काम में आता है। अब चूंकि संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी की जननी है, और हमारे ज़्यादातर शब्द, चाहे वो संधि शब्द ले लो सारे संस्कृत के हैं, तत्सम ले लो सारे उसके हैं, शब्द शुद्धि ले लो सारे संस्कृत के हैं, तो उनके अर्थों को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से जानने के लिए मुझे वो किताब बहुत 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 काम की लगी। तो मैंने उसको काफ़ी पढ़ा, काफ़ी उसके संदर्भ देखे, लिखे, और वही नोट कर ली कि हाँ ये चीज़ें मुझे देखनी है साथ में। ये एक मुझे लग रहा है कि आपकी जो जितने भी विद्यार्थी होंगे आपके लिए एक बहुत काम की चीज़ हो सकती है। हालांकि मैं जब इन जो व्याकरण के टॉपिक हैं इन पर जब चर्चा करूंगा तो इनके सेशन लेने के दौरान मैं कुछ चीज़ें आपको वही वही रेफर कर दिया करूंगा कि हाँ इसका ये अर्थ और है, हमें ये और देखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मेरा पढ़ने का एक तरीका था कि हिंदी व्याकरण का कोई एक टॉपिक, मान लो जैसे आपके सबका फेवरेट संधि टॉपिक है, संधि टॉपिक को पूरे को मैं एक बार में पढ़ता था। पूरे को एक बार में पढ़ने का मतलब है, अगर संधि टॉपिक का मान लो मैं स्वर संधि पढ़ रहा हूँ, और स्वर संधि का एक प्रकार, 5 में से कोई एक प्रकार गुण संधि, वो एक सिटिंग में पढ़ना है मुझे। एक बार बैठ गया तो 1.5-2 घंटा जितना भी लगे उस एक सिटिंग में पढ़ना है। कभी घंटा नहीं देखा पढ़ने के दौरान, बहुत ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ते थे, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार अगर बैठ गए तो फिर वो टॉपिक पूरा करना है, और एक रेफरेंस बुक से तो पक्का साथ के साथ पूरा करना है। अब मान लो नवीन हिंदी व्याकरण और रचना वाली जो किताब है उससे गुण संधि मुझे पूरी करनी है, तो उसको पूरा करने में मुश्किल से मुझे 15 मिनट लगते थे स्टार्टिंग में, बाद में तो 3-4 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 15 मिनट में एक बार मैंने उससे सारे एग्जाम्पल रूल देख लिए, जो भी नियम है वो देख लिए। उसके बाद सेकंड रेफरेंस किताब पे, उसके बाद थर्ड रेफरेंस किताब पे, उसके बाद फोर्थ रेफरेंस किताब पे, और लास्ट में समराइज करना। अब एक टॉपिक पूरा हो जाने के बाद मेरा सीधा सिस्टम ये रहता था कि उसके क्वेश्चंस देखो
कि मेरे पढ़ लेने के बाद मैं किस लेवल पर पहुंचा हूं और आगे मुझे कितनी और ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन पेपर जहाँ भी दे रखे होते थे, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी, कई बार मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस पे आजकल देख रहे होगे आप, काफ़ी शब्दकोश और शब्द के जो अभ्यास है वो करने को हमें मिल जाते हैं, तो वो सब मैं करता था। तो जब एक बार बहुत ठीक से किसी टॉपिक को पढ़ लेते थे, जैसे मान लो संधि अगर पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है, उसके प्रैक्टिस करने के दौरान 70-80% मार्क्स, 70-80% एक्यूरेसी अगर आपकी एक बार में आ रही है, इसका मतलब आप ठीक दिशा में काम कर रहे हो। 10 से 20% यानी कि मान लो 70% तो आप एक बार में सही कर रहे हो, और 20% क्वेश्चन में 50-50 में तो आप आ जा रहे हो, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में हो। और 10% क्वेश्चन ऐसे जिनका आपको अभी एक बार में अर्थ समझ में नहीं आया, या तो वो गलत हो रहे हैं या फिर हम अटेम्प्ट करने की स्थिति में नहीं पहुंच रहे। तो ये स्थिति मेरी लगभग रहती थी सारे टॉपिक को पढ़ने के दौरान। फिर मैं क्या करता, जिन जिन जगह पे कन्फ्यूजन है ना, जिस कारण से मुझे कन्फ्यूजन हुआ, उसको वहीं के वहीं लिख के तुरंत रेफरेंस किताब से उसको सही करने की कोशिश करता। और जो 10 क्वेश्चन नहीं हुए उनको एक साइड में एक नोटिंग की छोटी सी बुकलेट बना रखी थी मैंने, हैंड रिटन, उसमें लिख लेता था कि हाँ ये मुझसे अभी नहीं हुए हैं। अगला टॉपिक किया, फिर अगला टॉपिक किया, फिर अगला टॉपिक किया, सेम पैटर्न पे मैं ये सारे टॉपिक करता जाता था। और लास्ट में जाके देखा तो लगभग 700-800 क्वेश्चन ऐसे बने जो सारे टॉपिक में से जो नहीं हो रहे। फिर वापस से चीज़ों का रिवीजन करना शुरू किया। रिवीजन करने के दौरान देखो, रिवीजन शब्द जो है ना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन का मतलब कभी ये नहीं होता कि पूरे को दोबारा पढ़ना है। रिवीजन का मतलब ये होता है जो एक बार में आपके समझ में आ गया ना, उसको तो छोड़ दो, बिल्कुल गहराई समझ में आ गया, परमानेंट मेमोरी में चला गया। जहाँ कन्फ्यूजन है या जहाँ गलत है, मतलब समझ में नहीं आया, एक जगह तो ये कि थोड़ा थोड़ा सा मिला जुला सा अर्थ समझ में आ रहा है, एक जगह ये कि नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी ध्यान नहीं है। केवल उस चीज़ को दोबारा पढ़ना और उस चीज़ को अगली बार रिवीजन के दौरान रेफरेंस किताब से क्लियर करना, फिर अगली बार 70 जो एक बार में क्लियर हो गए उसको कम से कम 90 के आसपास लाने की कोशिश करना है, लास्ट में 10 ही बचना चाहिए। ये मेरा पढ़ने का तरीका होता था। एक टॉपिक को सेम 7-8 रेफरेंस किताब से पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, जो भी मतलब प्रैक्टिस सेट मान लो या जो भी गाइड वगैरह है उनसे, बस इसीलिए कि चेक करना है मेरे को खुद को, यहाँ से चेक कर लिया, यहाँ से चेक कर लिया, जब हो गया क्लियर तो जो भी 7-8 क्वेश्चन बचे उनको एक साइड में लिख लिया, उसके अलावा आगे बढ़ते चले गए। इस तरीके से एक एक टॉपिक को पूरा करते चले गए और बड़ी भारी मदद मिली, बहुत अच्छा एक्यूरेशन आने लग गया था क्वेश्चंस का और ठीक ठाक स्कोर आ रहा था। तो अब लगा कि ठीक है, फिर शुरू किया कि अब अपने आप को भांपने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए कुछ टेस्ट पे पढ़ देते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे पहली बार पढ़े थे, उनका कोई बहुत ऑथेंटिक हमें कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए और अपनी तैयारी को भी जांचने के लिए टेस्ट पेपर देना शुरू किया। 2-3 टेस्ट दिए, तो टेस्ट देने से हमारी तैयारी को समझने का हमें बहुत मौका मिलता है, बहुत तरीके से मौका मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो ये कि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको हम पहले ही थोड़ा सा रीड कर पाते हैं, एक बात, उसको थोड़ा महसूस कर पाते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका, जैसे कि एक आध मैंने जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट एक हल कराया था कि है नहीं है, क्या गलत है, कितने सही हैं, सभी सही हैं, इन चीज़ों को पढ़ना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं है और है इतना सा ही अंतर, और हम कुछ का कुछ कर देंगे और हमें एक आंसर मिलेगा, तुरंत हमने पढ़ा कुछ था और ऑप्शन कुछ है और टिक करके आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो सही है, आपके हिसाब से तो वो सही है, लेकिन आपने चूंकि ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत है। एक तो इस बात को पकड़ने का मौका मिल जाता है। दूसरा ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है, और पेपर की डिमांड और भी क्या हो सकती है। हो सकता है जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हो वो कुछ अलग तरीके से भी सोच रहे हो जिससे हम नहीं सोच पा रहे हो, उस सोच को पकड़ने का मौका मिल जाता है। मान लो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए मिले हैं, 100 से 85 तो हमने ठीक है देख लिए हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 15 क्वेश्चन नए मिले हैं, तो इन 15 क्वेश्चंस के पूरे पैटर्न को समझने के लिए फिर एक बार वापस से रिवीजन करो अच्छा सा, फिर टेस्ट दो, फिर देखो 7-8 क्वेश्चन और नए मिलेंगे, फिर टेस्ट दो, फिर रिवीजन करो। ये तरीका होता है अपने स्कोर को बढ़ाने का, और ये बहुत काम का है। आप रिवीजन करते टाइम एक तरीका अपना सकते हो जिससे समय बहुत बचता है, कि जैसे मान लो संधि या उपसर्ग टॉपिक आप, ठीक है उपसर्ग पे बात करेंगे, उपसर्ग का आप रिवीजन कर रहे हो, एक किताब से किया, आपके 17-20 में से 17 चीज़ पहले से क्लियर थी, केवल 3 पढ़ी, 3 को पढ़ने में कितना, 3 मिनट। अगली रेफरेंस किताब से देखो, मान लो उससे 7-8 बचे हुए थे ऑप्शन, 7 मिनट, एक से और देखो
वहाँ मान लो 5 मिनट बचते, 7 5 12 और 3 15, एक और रेफरेंस किताब मान लो 5 मिनट और, 20 मिनट में आपका 4 किताबों का रिवीजन हो गया, 4 अच्छी रेफरेंस किताबों का रिवीजन होकर जो भी कंफ्यूजन था वो आपने नोट डाउन कर लिया। अगली बार 20 मिनट की जगह और कम लगने चाहिए रिवीजन के, ये तो होता है रिवीजन। और आप केवल तरीके से बस पेज पलट के रिवीजन समझते हो तो वो ठीक नहीं है। मैं मान लो जैसे वाक्यांश के लिए एक सब टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो मान लो 1000 शब्दों का अर्थ उसमें दे रखा है, ठीक है, और मैं 750 या 800 को एक बार में रीड कर जाता हूँ, तो उसके बाद मैं 250 ही पढ़ूंगा ना। और 250 को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा। फटाफट स्पीड से मैं वही क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा है कि उसका अर्थ मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देता था। ये क्वेश्चन मार्क, और ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं ठीक तो है ये, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान रखने में दिक्कत है, मैं आर लिख दिया यानी रिपीट करना है। ये अगर लिख दिया क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब मैं फिर उसको रेफरेंस किताब से देखता था, उसको शब्दकोश देखता था कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो दूसरी और तीसरी बार, चौथी बार जब रिवीजन होगा ना, तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। मैं जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नाम से जो किताब है, आप, मुझे नहीं पता आप भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस पूरी किताब का रिवीजन करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे मैक्सिमम, सारे टॉपिक का। क्योंकि एक स्थिति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे एक अक्षर है जो कहीं लिखा हुआ है, जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बाकी सारे क्लियर है। जब 4-5 बार पढ़ लेंगे तब अगला पेज पलटा, 2 शब्द मान लो मिले, फटाफट देख लिया, हाँ ठीक है, अगला पढ़ा, अगला पढ़ा, फिर वो दोबारा हम ध्यान में आ जाएंगे। और अगली बार जब जाएंगे तो 20 मिनट भी नहीं लगते, वो 2 घंटे भी नहीं लगते, वो 1.5 घंटे पे आ जाएगा। और ऐसे करते करते आपका टाइम बहुत बचना शुरू हो जाएगा। सेम रेफरेंस किताब से, मान लो आपने उपसर्ग टॉपिक है, एनसीईआरटी से पढ़ा, एक बार में देख लिया, 10 मिनट लगे देखने में, फिर दूसरी से देखा 3-4 मिनट लगे, फिर तीसरी से देखा 4-5 मिनट और लगे, सारे देख लिए, 1 घंटे में आपका पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से, कितने अच्छे से कर लो, आप पूरा तैयार है। लेकिन वो तब जब पहली बार में गहराई से पढ़ा हो। एनसीईआरटी किताब की एक बहुत बहुत विशेषता है, बहुत बड़ी, वो ये है कि आप उसको जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार नए संदर्भ और नए अर्थ मिलेंगे। आप उसमें संज्ञा टॉपिक पढ़ के देखना, आप देखना आपको खुद को समझ में आएगा। 5 बार केवल संज्ञा टॉपिक पढ़ना, आपको 5 बार नए अर्थ मिलेंगे, आपको 5 बार नई चीजें समझने को मिलेंगी जो स्टार्टिंग में आपके ध्यान में नहीं आई थी। ठीक है, सेम टॉपिक डिफरेंट सोर्स से पढ़ते जाओ। मान लो एक बार आपका ठीक से पढ़ लिया सारा, रिवीजन के जब मोड पे हो तो सेम टॉपिक डिफरेंट सोर्स, सेम टॉपिक डिफरेंट सोर्स पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत उसका प्रैक्टिस सेट, कितना बच रहा है देखो, फिर आगे बढ़ो, वहीं के वहीं क्लियर करते जाओ, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। रिवीजन जो है वो आपकी तैयारी का मील का पत्थर है। जब आपके सारे टॉपिक पढ़ने के हिसाब से पूरे हो जाएं तो रिवीजन आपकी तैयारी का माइलस्टोन है। कैसे? कि वहीं से आपका निर्धारण होना है कि अब आपकी तैयारी, अब आपके एक्यूरेसी, अब आपका अटेम्प्ट किस दिशा में जाएगा। आपने अगर रिवीजन कमज़ोर कर दिया या छोड़ दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका चयन नहीं होगा। बिना रिवीजन के चयन होने की संभावना नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है। आयोग बहुत आगे बढ़ गया है। आप एक बार में कितना समझ लोगे पूरे सिलेबस को, कितना पढ़ लोगे, आपको जरूरत पड़ेगी। आप अगर प्रैक्टिस मतलब एग्जाम दोगे, प्रैक्टिस एग्जाम दोगे, अभ्यास करोगे, ठीक है, टेस्ट पेपर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। रिवीजन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था, टाइम बचाना है और सुधार भी करना है, नंबर आपके बढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी एक मैं बात कर रहा था कि जो इजी समझ में आ रहा है ना, कि हाँ ये मेरे एक बार में समझ में आ गया, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। वो समझ में आ गया, सामान्य नियम है, हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ लिया, साइड में छोड़ दो। जहाँ कन्फ्यूजन है केवल वो देखो। जैसे एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, परह प्लस उपकार, ठीक है, ये बनता है परोपकार। मैं 2 बार इस टॉपिक को पढ़ लिया था, फिर भी मुझे लग रहा था कि यार इस रा का अलग से उपकार बन रहा है, ये कैसे, कहाँ क्या कुछ है, विसर्ग आ रहा है, क्यों?
जबकि उस टॉपिक को मैं दोबारा से रिवाइज किया तो बड़ा सिंपल सा इसका मुझे समझ में आया कि ये तो गुण संधि का उदाहरण है, पर प्लस उपकार है, यहां से छोटा आ निकल के आ रहा है और यहां से छोटा ऊ निकल के आ रहा है, ओ बनाएंगे। आंसर तो ये है, ये तो गलत है, पर पता नहीं कैसे दिमाग में जरा सा बैठ गया। तो ये कंफ्यूजिंग चीजें जो है ना वो आपके रिवीजन के दौरान क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ, मान लो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, और भी कई हैं, ऐसा एक आध नहीं। मतलब कई बार हमारे दिमाग में बेवजह कोई चीज घुस जाती है ना कठिन, जबकि होती वो बहुत सरल है, तो वहीं के वहीं लिख दो कि ये नहीं है, ये गलत है, इसको मिटाई दो, बिल्कुल नहीं आएगा, ये गलत है, ये होता है सही आंसर। तो जो इजी है उसको छोड़ दो, कंफ्यूजिंग वाले को वहीं के वहीं नोट कर दो, क्लियर कर लो। इसके अलावा जैसे मान लो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या थोड़े थोड़े से कीवर्ड बनाता था हर टॉपिक पे। वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर पढ़ रहे हैं तो जिन जिन जगह पे मुझे लग रहा है कि इसका एक सिमिलर अर्थ का और कोई शब्द और है, तो वहीं उसको लिख देता और उसका अर्थ कोष्टक में लिख देता कि ये बात है, ये मुझे दोबारा आगे जाऊंगा तो वहां कंफ्यूज नहीं करे, मैं पहले पढ़ के जा रहा हूं। ठीक है, अभिज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ और अविज्ञ, ऐसे ऐसे चार शब्द हैं, चारों लगभग क्लोज अर्थ रख रहे हैं, लेकिन चारों अलग अलग हैं, उन चारों को एक जगह लिख दो। ये मैं की नोट्स की वर्ड्स बनाता था वहीं के वहीं, उसी किताब में वहीं जगह पे जहां पे पहला एक शब्द लिख रखा है, उसके क्लोज जितने भी शब्द हैं सबको वहीं लिख दो, शब्दकोश में देखो, क्लियर अर्थ करो एक्यूरेसी के साथ, वहीं के वहीं लिख दो, ताकि आगे उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दौरान वो हमें कंफ्यूज नहीं करे। ये मेरी आदत थी, मैं की नोट्स बनाता था, कीवर्ड्स लिखता था जरूर जरूर। जैसे परोपकार शब्द अभी मैंने लिखा, ऐसा ही अगर और भी कोई उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहा है तो उसको वहीं जाके लिख दो, 2 बार कंफ्यूजन करेगा, एक बार में ही क्लियर कर दो दोनों को, अगली बार ध्यान आ जाएगा ये था। ये मेरी आदत रहती थी, मैं हमेशा रिवीजन करने के दौरान पेन मेरे हाथ में रहता था, हमेशा, चाहे उस किताब को मैंने 100 बार भी पढ़ लिया तो भी 101वीं बार भी पेन मेरे हाथ में रहता था कि शायद कुछ नया मिलेगा, मैं उसको वहीं के वहीं नोट डाउन करूंगा। जहां और लोग थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते हैं वहां मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता था, ऐसे ही माध्यमों से। मुझे पता है कि भीड़ बहुत है, इन्हीं से बाहर निकलना है। क्लियर है? अब जैसे मान लो किसी रेफरेंस किताब से हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, मान लो उपसर्ग टॉपिक है, मैंने पूरा पढ़ लिया और उसी टॉपिक के उसी किताब में पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जाहिर है कि जब सेम किताब से मैं पढ़ के आ रहा हूँ तो उसके पीछे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से बना बनाए क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वो तो बड़े आसान है करने में। मैं क्या करता था, अलग अलग प्रैक्टिस सेट से या अलग अलग रेफरेंस टेस्ट से, या मान लो कोई कोचिंग का कोई टेस्ट है या कोई टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, सेम टॉपिक के अलग अलग रेफरेंस से करता था, ताकि उनमें अगर कोई अलग एंगल बता रखा तो वो भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं हो। क्योंकि मान लो हम सेम किसी एक कोचिंग से पढ़ते हैं और उस कोचिंग का जो टीचर है वही प्रैक्टिस सेट बनाएगा, तो वो तो जाहिर है अपने जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपके पूरे के पूरे नंबर होंगे, आपको ऐसा लगे मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। लेकिन आयोग ऐसा नहीं है, आपका जो परीक्षा आयोग है वो ऐसा नहीं करता है, वो किसी एक टीचर के एक रेफरेंस किताब के कहने से नहीं चलता है। इसीलिए अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को स्ट्रांगली उस टॉपिक में स्कोर करने के लिए आप अलग अलग रेफरेंस टेस्ट पेपर से अपने आप को जांचिए, परखिए। ठीक है, ये मैंने किया था ताकि चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक टीचर थोड़े नए तरीके से सीख पा रहा हो या देख पा रहा हो, दूसरा थोड़े और नए तरीके से, तो जितने भी संभावित तरीके हैं वो मेरे सामने एक बार आ जाने चाहिए, ये मेरी रणनीति रहती थी। एक जो मैं थोड़ी सी अलग चीज करता था टॉपिक पूरा हो जाने के बाद, अब केवल उस टॉपिक पे, उन जगहों पे, उन सब टॉपिक पे, उस एंगल पे, उस एक दो नियमों पे ही काम करना जहां मैं कमजोर हूं। पूरे के पूरे टॉपिक को बार बार पढ़ के समय खराब करना, समय जाया करना और अपने अटेम्प्ट को खराब करना, ये मेरा काम नहीं होता था। जिन जगह पे अब मैं कमजोर हूं उस सेम टॉपिक में, उन पे काम करना है। रेफरेंस किताब देखो, किसी शिक्षक से बात करो कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, अब भी इतना पढ़ लेने के बावजूद यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या कारण है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको आप अलग नज़रिए से देख पा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़े अलग हों। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि हम
पढ़ के भी उनको नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात कहना चाह रहे हैं, हम अलग अर्थ ले लेते हैं अपने हिसाब से, तो उनको ठीक से देखना था। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर वो शब्द ज्ञान से संबंधित टॉपिक है तो उसके लिए मैं वापस वही एक काम करता कि शब्दकोश देखता, क्योंकि उसमें उन शब्दों के बनने की प्रक्रिया भी दे रखी होती है कई बार कि किन किन से मिलके बनाए, क्या कारण है इसके ये अर्थ होने का, ये उसमें दे रखा होता था। तो जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन है ना, एक ही शब्द से बने हुए 4 या 5 क्वेश्चन में अगर देख लो, या 4 या 5 एंगल अगर मैं देख लूँ, फिर बचता कुछ नहीं है। और इस लेवल पे हमें आना है, क्योंकि हमें इस पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। इस व्याकरण वाले पेपर में पूरे नंबर लाने का प्रयास करना है, पूरे नंबर लाने हैं, उसके लिए हमें इस अप्रोच पे पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ लिया लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो रही हैं, तो उस सेम टॉपिक के लिए मैं क्या करता, हरदेव बहारी का, जैसे कि मैंने थोड़ा सा, डॉक्टर हरदेव बहारी हैं, मैंने संदर्भ दिया कि अशुद्धियों के कारण क्या क्या होते हैं, वो बुकलेट में छोटी सी में दे रखे, तो हो सकता है मैं उनमें से कोई कर रहा हूँ, उनको एक बार जाके देख लो। 5 में से 3 गलतियां वही होती थी जो उसमें दे रखी हैं। मैं कई, चूँकि विद्यार्थी हैं, हम भी अभ्यर्थी हैं, तो गलती की संभावना होती थी। फिर उनको और पढ़ते देखते, फिर वो 5 तरीके पढ़ लिए, एक आध और तरीका हो सकता है कोई दूसरी किताब में और मिल गया, सब करके फिर दोबारा एक बार और नया प्रैक्टिस सेट दिया। फिर समझ में आया कि एक आध मानवीय भूल से गलत हो गया है, और एक आध में ज़्यादा दिमाग लगा दिया, और एक आध क्वेश्चन को बहुत सरल समझ लिया है, और एक आध को बहुत कठिन समझ लिया, इसलिए 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अगली बार वो चारों तरीके से किसी प्रकार का गलती नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये टॉपिक इस तरीके से पूरे कर दिए, अब मेरा ये रहता था कि हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक मेरे कवर हो गए, सारे टॉपिक अच्छे से पूरे हो गए, इस बात की प्रतिबद्धता खुद से कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। हर टॉपिक का अपना वेटेज है, हो सकता है एक ही क्वेश्चन का हो, लेकिन एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2 नंबर हैं, 2 नंबर में तो 1000 अभ्यर्थी मिल जाएंगे आपको, 2000 मिल जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस पूरा करने की प्रतिबद्धता खुद से। वृत्ति, वाच्य और ये ऐसे टॉपिक थे छोटे छोटे, इनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ काम आएंगे। विराम चिन्ह, अर्धविराम और अल्पविराम में इतना अंतर है, आप अगर देखोगे जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस की परीक्षा के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, इंग्लिश के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, विस्मयादि बोधक अलग है, पूरक चिन्ह अलग है, योजक चिन्ह अलग है। ये सारी चीजें ऐसी ऐसी थी, छोटी छोटी थी लेकिन काम की थी, और सबसे क्वेश्चन बनते थे, आए थे परीक्षा में, सही भी हुए, क्योंकि हमने ठीक से पढ़ लिए थे। नहीं तो थोड़ा सा ढीला करके जाते, पक्का गलत हो जाता, पक्का गलत हो जाता। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने ठीक से देखी। जैसे मैंने बताया कि जब भी पढ़ता तो उस किताब में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे रिलेटेड कोई शब्द है, पास का क्लोज कोई शब्द है, लगभग नज़दीक अर्थ रखने वाला कोई शब्द है, तो उसके सारे जो भी क्लोज शब्द है वहीं लिख देता था, तो मेरी पूरी किताब रची रहती थी। ठीक है, तो उस किताब को रिवीजन करने मुझे, जैसे कि मैंने बताया, एनसीईआरटी वाली किताब का रिवीजन पूरा करने मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे लास्ट में, और लास्ट में तो और भी कम टाइम हो गया था, क्योंकि रिवीजन 100 बार हो गया। कितना टाइम लगेगा बताओ? 100 बार से भी ज़्यादा अगर रिवीजन हो गया किसी किताब का, तो कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में? कितने क्वेश्चन, ये कितने ये क्वेश्चन मार्क लगे होंगे उसमें, या कितने ये बचे होंगे? भाई सही होते जाते समझ में आ गया कि नहीं अब ये कन्फर्म है, तो काट दो क्वेश्चन मार्क को, रिपीट को काट दो। अब क्यों करना रिपीट? 2-4 शब्द बचते हैं बस, वो कर लिए, बात खत्म। अब बात आती है, हमारी सारी तैयारी मान लो होगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो गई, हमने रेफरेंस किताब बहुत ठीक से पढ़ी, शब्दों का कलेक्शन यानी कि उदाहरणों का कलेक्शन बहुत ठीक से पढ़ा, अलग अलग रेफरेंस किताब से पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट बहुत क्लोज और क्लियर बना लिए हैं, टेस्ट पेपर दे लिए हैं, प्रैक्टिस पेपर दे लिए हैं। अब बात आती है अपने आप को मूल परीक्षा के लिए तैयार करने की। मान लो 7 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया पेपर था, तो मान लो 15 सितंबर तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब 22 दिन बचे हैं, उस 22 दिन में क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़ने का और अटेम्प्ट करने का एक और नज़रिया जो बचा हुआ हो वो विकसित करना है, कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 100 क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर सिर्फ इसलिए करने कि सही हो नहीं हो बात ठीक नहीं है, कि मैंने एक बार में इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, क्वेश्चन का मूल अर्थ मैंने समझा था, और मैंने इसका आंसर जो मैंने पढ़ा था, देखा था, समझा था, उसी के हिसाब से अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके के लिए 1-2 प्रैक्टिस सेट देते थे पर डे, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश का मतलब है कि बहुत पीछे चले जाना।
और अगर एक बार में चयन लेना है, एक बार में सेलेक्ट होना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो औरों से अलग काम करना पड़ेगा। एक शेर है कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, और लोग क्या कर रहे हैं, किसका कैसा काम है, क्या कुछ है, उसमें आरोप लगाना, उसमें कमी निकालना, ये सब मत किया करो। ठीक है, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, यानी कि ये पूरी परीक्षा प्रणाली क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। बारिशों में पतंग उड़ाने का मतलब ये है, रेफरेंस ये है, चूंकि बारिश के दौरान आप अगर कागज की पतंग उड़ा रहे हैं तो भीग के उसका वजन बढ़ जाएगा और नीचे आएगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपने अगर पतंग उड़ाने का हुनर समझ लिया, तो फिर आपके जैसा पतंगबाज कोई नहीं होगा, ना तो कोई आपकी पतंग काट पाएगा, ना ऐसी कोई पतंग बचेगी पूरे आसमान में जिसको आप नहीं काट पाओ। तो ये हुनर डेवलप करने के लिए आपको ये तरीके जो मैंने बताया, और कुछ हो सकता है आपकी खुद की भी मेधा से, खुद की भी बुद्धि से विकसित हो, उनको आप अपना पाओ, वो भी ठीक हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पूरे हिंदी व्याकरण के पेपर पे बात की है, ठीक है, सेम रणनीति तो सेम आपके इस वाले जीके वाले पेपर पे भी लागू होती है, जिसके बारे में हम अभी यहां बात कर रहे थे। यहां ये जो है सारी चीजें इस पेपर पे भी इसी तरीके से लागू होती हैं, बशर्ते इन सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा सा नेचर अलग है, तो हमें थोड़ा सा वो ध्यान में रखना पड़ेगा बस। बाकी इन पे भी यही तरीका लागू होता है, रिवीजन करने का भी यही तरीका लागू होता है। 10 मिनट और, ठीक है। सिलेबस को तैयार करने का, रेफरेंस किताब देखने का, अपने आप को परखने का, प्रैक्टिस सेट का, रिवीजन का, टाइम बचाने का, क्वेश्चंस को पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का, यही सारे नियम आपके जीके वाले पेपर पे भी लागू होते हैं। इसमें से बस इतना है, एक दो चीज अलग है, जैसे ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये इनमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, तो जिनमें पूरे ला सकते हो उनमें पूरे लाने का प्रयास करो। यहां हिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा टाइम, सॉरी, हिस्ट्री में आप मान लो बहुत ज्यादा टाइम खराब करो, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा अलग तरीके का सब्जेक्ट है, अलग नेचर का सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन आ रहे हैं 10, आप कितने जो लगा लो 6 से 7 से ज्यादा क्वेश्चन ला ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर का नेचर ही ऐसा है। यहां पूरे के पूरे ला सकते हो, तो पहले इन पूरे पूरे का प्रयास करो, इसको छोड़ो मत, इसमें एवरेज से नीचे मत जाओ, एवरेज तैयारी, एवरेज और उससे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ज्यादा का प्रयास करो, लेकिन यहां पूरे का प्रयास करो, क्योंकि इनका नेचर ऐसा कि आप पूरे क्वेश्चन ला सकते हो, पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, ये पूरे करो। आपके रण के लिए जो नीति है ना, युद्ध के लिए जो नीति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार एक अकेला योद्धा पूरे युद्ध को जीत सकता है, बस बात है कि उसकी चीजों को भांपने की, समझने की, देखने की और परखने की क्षमता है, वो उसने कितनी की, और उसने अपने अध्ययन काल के दौरान, अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान, जब वो मान लो धनुष बाण सीख रहा था या धनुर्विद्या सीख रहा था, तो कितनी चीजें सीखी थी, कितनी बारीकी से सीखी थी, कितना योग्य वो है, इस बात पर निर्भर करता है। तो ये चीजें आप पे भी लागू होती हैं। किसी परीक्षा में चयन होने का आधार आपकी रणनीति ही है, आपको सिलेबस के पढ़ने का तरीका ही है, सिलेबस को समझने का तरीका ही है, आप कितना प्रैक्टिस करके आओ, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वरना वो 100 क्वेश्चन उनमें आपको वो क्या जांच लेगा, 100 क्वेश्चन के माध्यम से वो ये जरूर जांच लेगा कि आपने किस चीज को कितने तरीके से पढ़ा है। अब मान लो व्याकरण के संधि के 2 एग्जाम्पल आए, तो क्या 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपके पूरे सब्जेक्ट की समझ को देखा जा सकता है? लेकिन परखा जरूर जा सकता है। आपने कितना ही पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे को तो 2 सही करके बता दो बस, आयोग तो इतना ही पूछ रहा है, रिटन एग्जाम तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो ये लेवल की तैयारी होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में फिजिकल की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ठीक है, ये जैसे एग्जाम हो गया था 7 अक्टूबर को, 1 साल बाद हमारा फिजिकल हुआ था, ठीक है, सितंबर में, मेरा शायद 19-20 सितंबर को था। मैंने इस एग्जाम की, इस फिजिकल टेस्ट पेपर की कोई तैयारी नहीं की, फिजिकल के लिए कोई तैयारी नहीं की। एक दिन तीनों पैरामीटर देख लिए, ये है, जाके देखा ग्राउंड में, लॉन्ग जंप मेरा इतना आ रहा है, 100 मीटर इतने में कर रहा हूँ, और चिनअप 7 की जगह 15 लगा रहा हूँ, बात खत्म। क्या प्रैक्टिस करना, क्वालिफाइंग है इतने से चाहिए, उससे ज़्यादा तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, बात खत्म। नहीं की, इंटरव्यू की तैयारी में लग गए।
इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस एग्ज़ाम में। 50 नंबर का है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। कभी जब अभ्यर्थियों से केवल सब इंस्पेक्टर एग्जाम पर बात होगी तब बात करेंगे। तो आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा में तैयारी के लिए जिन बिंदुओं पर मैंने हिंदी व्याकरण को लेकर के 50 नंबर के 75 क्वेश्चन पे बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बहुत ठीक मेहनत करोगे तो मैं आपसे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके आपको मैं 50 में से 50 नंबर लाने की स्थिति में ला दूंगा। क्योंकि आपका आयोग कितना ही आगे भाग जाए, इस तैयारी से जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इनसे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। और जाएगा तो कोई नहीं, हम उस लेवल की तैयारी करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि मैं कोई चाबी भर के तोते की तरह भगा दूंगा और आप सही करके आ जाओगे, नहीं, मैं आपको तैयार करूंगा कि कोई भी परिस्थिति हो इस तरह से लड़ना है, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बहुत ठीक से विश्लेषण करेंगे हम, सिलेबस का एक एक पॉइंट जब बात करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ठीक से करके हर चीज़ की टॉपिक की क्लास, कन्फ्यूजिंग क्लास, जो भी आपको लग रहा है कहीं कुछ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, उन सब पे हम बहुत ठीक से, बहुत बारीकी से बात करेंगे और अच्छा अध्ययन करेंगे। ठीक है, अच्छे रेफरेंस से अध्ययन करेंगे, बढ़िया मेहनत हम करके आएंगे, बढ़िया मेहनत आपको कराएंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो बहुत अच्छे से, एक एक सेशन बहुत ईमानदारी से अटेम्प्ट करो, देखो और फिर बढ़िया मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।